नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में मैं सतवीर सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग इसके पहले वीडियो में करंट अफेयर्स पार्ट 5 की बात किए थे, आज हम लोग उसके आगे करंट अफेयर्स की बात करेंगे। दरअसल ये जो करंट अफेयर्स दिया जा रहा है यह कोई मासिक या साप्ताहिक नहीं है, बल्कि 2020 में होने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं, आगामी परीक्षाएं हैं, उनको ध्यान में रखकर दिया जा रहा है। इसका मतलब यह करंट अफेयर्स पिछले नवंबर अक्टूबर 2019 से लेकर के 2020 तक का करंट अफेयर्स टोटल कंबाइंड रूप से इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। तो अभी तक बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, जितने लोग नहीं जुड़े हैं वो भी चैनल से जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। चलिए हम लोग बात करते हैं आज के टॉपिक की। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है, अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट। अखिल भारतीय क्या है? अखिल भारतीय बाघ वन रिपोर्ट 2018, या इसी को हम कहते हैं अखिल भारतीय बाघ वन अनुमान रिपोर्ट। क्या है? अनुमान रिपोर्ट 2018। जब इसके बारे में बात करेंगे तो देखिए, इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर हम बात करते हैं कि इस रिपोर्ट को किसने जारी किया, तो सबसे पहला फैक्ट आता है कि इस रिपोर्ट को किसने जारी किया, तो भारतीय वन्य जीव संस्थान ने जारी किया। किसने? भारतीय वन्य जीव संस्थान ने इसे जारी किया है। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि भारतीय वन्य जीव संस्थान किसके अंतर्गत आता है, तो पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसी के साथ हम यह भी जान लेते हैं कि विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। विश्व बाघ दिवस, तो विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई 2019 को मनाया जाता है। कब? 29 जुलाई को मनाया जाता है, और इस बार जो है 29 जुलाई 2019 को मनाया गया था। अब हम बात करेंगे कि यह जो है 2018 की जो रिपोर्ट है यह कौन से नंबर की रिपोर्ट है। तो अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो यह जो है आपकी क्या है? चौथे नंबर की रिपोर्ट है। क्या है? चौथे नंबर की रिपोर्ट है। अगर चौथे नंबर की रिपोर्ट है, हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि यह रिपोर्ट यानी कितने सालों में दी जाती है। तो आप ये 4 से याद रखेंगे, यह चौथी रिपोर्ट तो है ही है, इसके साथ साथ यह रिपोर्ट प्रत्येक 4 वर्षों में क्या है? दी जाती है, और इसका प्रारंभ 2006 से होता है। कहां से होता है? 2006 से प्रत्येक क्या है? 4 वर्षों के अंतराल में इसकी गणना की जाती है, यह रिपोर्ट हमें दी जाती है। अगर हम बात करें कि इस अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट जो जारी की गई उसका थीम क्या थी, थीम की बात करेंगे तो थीम जैसा कि देखिए, स्टेटस ऑफ टाइगर को प्रेडेटर्स प्रे इन इंडिया 2018 इसकी क्या है? थीम थी। देखिए क्या थी? स्टेटस ऑफ टाइगर को प्रेडेटर्स प्रे इन इंडिया 2018 इसकी क्या है? थीम रही है। इसके बाद हम यह भी जान लेंगे कि इसी रिपोर्ट के साथ इस समय वर्तमान में बाघों की संख्या कितनी हो गई है, तो 2967। ये जो है वर्तमान में बाघों की संख्या कितनी हो गई है? 2967 हो गई है। इसी के साथ हम यह भी जान लेंगे कि सर्वाधिक बाघ वर्तमान में किस प्रदेश में हैं। तो जैसा आप लोग जानते हैं, वनों के प्रदेश में कौन सा? मध्य प्रदेश आता है। तो एमपी में सर्वाधिक बाघ हैं। बाघों की संख्या यहाँ कितनी है? 526 है। इसके बाद हम देखेंगे 524 बाघ कहां? कर्नाटक में, जो दूसरे नंबर पर आता है। तीसरे नंबर में जो आपका आएगा 442 कहां पास? उत्तराखंड में। कहां? उत्तराखंड में है। तो इन सारे फैक्ट को हम नोट करेंगे, और इसके साथ हम यह भी देख लेंगे कि अपने यूपी में बाघों की संख्या कितनी है। तो यूपी में जो बाघों की संख्या है वह 173 है। तो यह हो गए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसे आप नोट करेंगे। अगला जो टॉपिक है आज का, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। हम इसकी बात करेंगे। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ये चर्चा में क्यों रहा है और ये क्या है, तो हम लोग इसमें देखेंगे। सबसे पहला फैक्ट जो आता है, कोलकाता वह क्या है? देश का एक अंतरराष्ट्रीय क्या है? बंदरगाह है। तो पहला फैक्ट हो गया, कोलकाता देश का क्या है? सबसे अंतरराष्ट्रीय क्या है? बंदरगाह है। अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह है। यह आपका पहला फैक्ट हो गया। दूसरे फैक्ट की बात करेंगे तो हम यह देखेंगे कि यह पूर्वी तट पर है। कहां है? पूर्वी तट पर है। पूर्वी तट के साथ हम यह भी देखेंगे कि यह किसके किनारे है, तो यह हुगली नदी के किनारे है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो और इसमें आता है कि यह चर्चा में क्यों रहा या इसके क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं, तो यह जो कोलकाता बंदरगाह है यह
17 अक्टूबर 1870, तब से 17 अक्टूबर 1870 से कोलकाता ट्रस्ट द्वारा यह बंदरगाह संचालित किया जा रहा था। तब से 17 अक्टूबर 1870 से कोलकाता ट्रस्ट द्वारा यह बंदरगाह संचालित हो जा रहा था। और इस समय चर्चा में क्यों रहा है, चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि अभी इसने 150 वर्ष पूरे किए हैं। चर्चा का विषय है कि इसने 150 वर्ष पूरे किए हैं और इसी 150 वर्ष पूरे करने पे इसका नाम बदलकर क्या हो रख दिया गया है, श्यामा चरण मुखर्जी। श्यामा चरण मुखर्जी बंदरगाह इसका नाम रख, या जो है सॉरी श्यामा प्रसाद है, क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से है। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा यह चर्चा में इसीलिए रहा है क्योंकि 150 वर्ष पूरा होने के बाद कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखने का क्या है, प्रस्ताव किया गया है, या इसको क्या है, बदल दिया गया है। तो हम यहाँ से ये भी बात कर लेते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है। तो ये कौन थे, तो आप लोग जानते हैं पीटी यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में यह उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में या कौन थे, उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। तब अब एक फैक्ट और बात करते हैं कि ये वहां पे क्या थे, मंत्री के पद पर थे और इनका पंडित जवाहरलाल नेहरू से कुछ बातों को लेकर मतभेद हुआ था और उस मतभेद के कारण इन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। और मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद इन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। किसकी, भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। वही वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के रूप में हमारे सामने क्या है, आता है। तो इन्होंने क्या किया था, भारतीय जन संघ की स्थापना की थी जो भारतीय जनता पार्टी के रूप में हमारे सामने क्या है, निकल करके आता है। तो इतने सारे फैक्ट इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाले हैं, इनको तुरंत से आप नोट करेंगे। अगला टॉपिक है राज्य सभा का 250वां सत्र। राज्यसभा का 250वां सत्र। तो सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट की कि यह सत्र जो है कब लागू हुआ। तो यह 18 नवंबर 2019 को 18 नवंबर 2019 को यह सत्र क्या है, लागू होता है। और इसमें जो है सभापति द्वारा एक बुक का विमोचन किया गया है। उसका नाम भी हमें ध्यान देना है कि एक बुक का विमोचन होता है सभापति के द्वारा और उस बुक का नाम है राज्यसभा द जर्नी सिंस। राज्यसभा, क्या नाम है, राज्यसभा द जर्नी सिंस 1952। इस बुक का जो है विमोचन किया गया है। इसके साथ हम यह भी देखेंगे कि राज्यसभा का गठन कब किया गया था। तो राज्यसभा का गठन 1952 में किया गया था। कब किया गया था, 1952 में किया गया था। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो जब हम इससे पहली बैठक की बात करेंगे, यानी पहली बैठक की बात करेंगे तो 13 मई 1952 को 13 मई 1952 को पहली बैठक होती है। हम यह भी बात करेंगे कि इसके प्रथम सभापति कौन थे। प्रथम सभापति इस बैठक के कौन है, तो हम इससे बात करेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन को बनाया गया था। हम बात करेंगे कि वर्तमान में इसके सभापति कौन हैं, यानी वर्तमान सभापति कौन है, तो एम वेंकैया नायडू। कौन है, एम वेंकैया नायडू इसके क्या हैं, वर्तमान के सभापति हैं। अब हम बात करेंगे कि इस राज्यसभा को और किस किस नाम से जाना जाता है, ये फैक्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो राज्यसभा को हम यहाँ पास उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, उच्च सदन के भी नाम से जानते हैं। इसे हम स्थायी सदन के भी नाम से जानते हैं, स्थायी सदन के भी नाम से जानते हैं। और यह भी एक फैक्ट इसमें हमें ध्यान देना है कि यह कभी भी भंग नहीं हो सकता, यह कभी भंग नहीं हो सकता। इतना जो है, और इसकी अध्यक्षता हमेशा उपराष्ट्रपति करता है। कौन करता है, उपराष्ट्रपति करता है। तो इतने फैक्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट और टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आने की संभावना है, आप इसे तुरंत नोट करेंगे। अगला टॉपिक है मेरा इंडिया अभियान। क्या है, मेरा इंडिया अभियान। इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे कि मेरा इंडिया अभियान जो है इसका संबंध किससे है। सबसे पहला प्रश्न है, इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध मलेरिया उन्मूलन से है, मलेरिया उन्मूलन से है। अब देखिए, इसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी पहल किसने की। तो इस मेरा इंडिया अभियान की पहल भारतीय मेडिकल अनुसंधान परिषद ने की। इसकी
पहल किसने की? तो भारतीय मेडिकल अनुसंधान, किसने? भारतीय मेडिकल अनुसंधान परिषद द्वारा इसकी पहल की गई है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसका नामकरण या फिर यह जो मेरा है, इस मेरा का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मेरा का जो फुल फॉर्म है वह है मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च एलियंस इंडिया। तो क्या हो जाएगा? मलेरिया एलिमिनेशन, नाम से ही है मलेरिया एलिमिनेशन, मलेरिया एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मतलब हटाना, रिसर्च एलियंस, रिसर्च एलियंस इंडिया, यह इसका क्या है? तो इसका फुल फॉर्म क्या है? मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च एलायंस इंडिया। अब बात करेंगे इसके उद्देश्य के बारे में कि इस मेरा इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है 2030 तक मलेरिया का पूर्ण रूप से उन्मूलन करना। 2030 तक मलेरिया का पूर्ण रूप से उन्मूलन करना। इसे आप तुरंत नोट करिए, तुरंत इसे नोट करिए आप लोग। हम लोग अगले टॉपिक में आते हैं।